हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और उसमें हम कंजर्वेशन पढ़ रहे थे कि हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं जो गुम हो गई हैं। मतलब गुम का मतलब जो इस धरती से ख़त्म हो चुकी हैं प्रजातियाँ, उसको तो खैर हम जीन से ही पैदा कर सकते हैं, वो तो बहुत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन ऐसी प्रजातियाँ जो ख़त्म होने के कगार पे, उन्हें हम बचा सकते हैं कैसे। मान लो कहीं पर भी शेरों की संख्या 10 रह गई है, उस क्षेत्र को रिजर्व घोषित कर दिया जाए, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाए, उनकी ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाए, उनका शिकार जो है या जो भी उनको हार्म पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको कड़े कानून बनाए जाए उनके लिए। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसको हम बचा सकते हैं। और मैंने बताया कि बहुत सारी कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसमें नेशनल सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं, रिजर्व पार्क बनाए जा रहे हैं, ताकि इन जो पशु हैं इनका शिकार ना हो। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. देखो, जो पशु है वो किसी हैबिटेट पे रहता है ना, मतलब प्लांट में, फॉरेस्ट में रहता है, या किसी प्लांट में शेल्टर लेता है, या ऐसे जानवरों पर जो उसके आसपास उसका भोजन बनते हैं, या जो क्लाइमेट है वहाँ रहता है। जैसे एक सींग वाला गैंडा होता है, वो दलदली भूमि पे रहता है। अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, प्लांट ख़त्म कर दिया, या वो जानवर ख़त्म कर दिए जो उस पर डिपेंड होते थे, थैंक यू, अगर हम उसको ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साथ साथ में जो जानवर जिस पे इन चीज़ों पे डिपेंड करता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा उस नेचुरल हैबिटेट जिसमें वो रहता था, वो फॉरेस्ट, ये वो एनिमल्स जिनके ऊपर उसका जीवन डिपेंड था, उन्हें हमें बचाना होगा। मैनी स्पाइसेस हैव बिकम वेलनरेबल और इंडेंजर एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। इनके बारे में आपको समझ लेना ज़रूरी होता है कि वनरेबल कौन से होते हैं, इंडेंजर कौन से होते हैं, और एक्सटेंशन कौन से होते हैं। वनरेबल वो होते हैं जिनकी जनसंख्या घट चुकी है, मतलब वो अपनी जनसंख्या से 10 गुना कम हो गए हैं। ऐसी जो संख्या है, संकटापन जातियाँ बोलते हैं इनको, ठीक है। इंडेंजर का मतलब होता है जो किसी एक विशेष स्थान पर थे लेकिन उनके अस्तित्व को अब खतरा पैदा हो गया है कि वो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और एक्सटिंक्शन का मतलब तो होता है वो जानवर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जैसे बच्चों डायनासोर है, डायनासोर की हड्डियां अगर आप अंटार्कटिका पर जाओगे तो वहाँ पर हैं, लेकिन उसको हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद जिस मतलब जीन से हम दोबारा उसका बच्चा पैदा करने की भी कोशिश करें तो इतना बड़ा वुम्ब जो गर्भ चाहिए उसको, उसके बच्चे को संभाल सके, वो मिलेगा नहीं कहीं। तो इस वजह से जो एक्सटिंक्ट हुई प्रजाति है उनको बचाना मुश्किल हो गया है, उनको तो दोबारा से पैदा करना और भी मुश्किल है। लेकिन जो इंडेंजर और वनरेबल हैं, जिनकी जनसंख्या घट रही है या जो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, उनको हम बचा सकते हैं। और उसका कारण जो है उनके ख़त्म होने का डिफोर्टेशन है, सोयल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। ये इसका कारण क्या है ख़त्म होने का? डिफोर्टेशन, मतलब अगर वन नहीं है। सोयल इरोजन, सोयल इरोजन कैसे, देखो आपको समझ में नहीं आएगा। सोयल इरोजन का मतलब होता है धरती की ऊपर वाली परत का क्षय होना, मतलब उपजाऊ भूमि हो, धूल मिट्टी जो है वह जल और हवा की पवनों के कारण कट गई हो, तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी।
मान लो उस ज़मीन पे, उस घास उगने वाली ज़मीन पे जो घास खाने वाला जानवर वो डिपेंड करता था, लेकिन सोयल इरोजन के कारण क्या हुआ, वो जानवर अब उसको घास नहीं मिलती और वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, जैसे हिरन वगैरह है, अब क्या होगा, जो हिरन जिसका भोजन थी वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन, जैसे शेर, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, मान लो ये एक रिजर्व पार्क है आपके यहाँ, बहुत बड़ा ये वन है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ को रोड का निकालना है, हज़ारों किलोमीटर का रोड है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, रेलवे की लाइन बिछाई जाती है, माइनिंग की जाती है, भवन निर्माण के लिए जगह चाहिए। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जो डिफोर्टेशन का कारण बनती है। फॉरेस्ट फायर, आग, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही ऑस्ट्रेलिया में आग, बड़ी भीषण आग लगी थी जंगलों में, जिसके कारण लाखों जीव जंतु वो ख़त्म हो गए। जीव जंतु में कीट पतंगे की तो हम अगर गिनती करें तो पता नहीं कितने ख़त्म हुए, लेकिन जानवर भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। और अब अमेरिका के जंगलों में आग लगी हुई है। देखो उसका कारण भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जब इंटरफेयर होता है। पहले जब आदिवासी जातियाँ फॉरेस्ट में आग लगाती थी तो वो थोड़ा थोड़ा करके जितनी भी पत्तियाँ इकट्ठी होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब जंगली जातियों को फॉरेस्ट बैन कर दिया, वहाँ आप जा नहीं सकते, वहाँ लकड़ियाँ चुन सकते हैं, आप लगा नहीं सकते, एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तन नहीं कर सकते, आप बैन हो वहाँ जाना। तो जो पत्तियाँ हैं वो, उनकी संख्या जो है सूखी पत्तियों की भारी मात्रा में बढ़ जाती है। और एक दिन क्या आता है, एक दिन नेचुरल कारणों से उसमें आग लग जाती है और वो बुझने का नाम नहीं लेती। जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो गई हैं। सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स और सुनामी के कारण भी जानवरों को हानि पहुंचती है, लेकिन सुनामी और लैंडस्लाइड के कारण अगर जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो सुनामी को जल्दी भांप लेते हैं, उनमें वो अपने आप को मरने नहीं देते। और सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच आर एक्सिलरेट the process of extinction of these resources. One of the major concern is poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. The animal are poached for collection and illegal trades. Animal क्यों ख़त्म हो गए हैं भाई, क्या कारण है? एक तो जो ऊपर बताया कि फॉरेस्ट ख़त्म हो गए हैं, प्लांट ख़त्म हो गए हैं, जिन जानवरों पर वो डिपेंडेंट थे वो ख़त्म हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है जिससे उनकी ब्रीडिंग कम हो गई है, उनके क्षेत्र छीन लिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका शिकार होता है, इलीगल शिकार होता है, छुप छुप के शिकार किया जाता है उनका। क्यों? क्योंकि जो उनकी खाल है, नेल, टिथ, वो बड़े भारी कीमत पर बिकते हैं, उनके फीदर्स, पंख, और इस वजह से जो इनकी इलीगल ट्रेडिंग करता है इन चीज़ों की, वो जानवरों को मारते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, लायंस, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक्स, क्रोकोडाइल, रेनियोकॉर्स, सनोज, मतलब ये बहुत सारी जंगली जानवर हैं जो अब किस में है, या तो वो वनरेबल स्थिति में आ गए हैं या वो इंडेंजर कैटेगरी में आ गए हैं। अभी पीछे ही के केरल में एक हथनी की डेथ हो गई थी। क्या कारण था उसका? उसको जो विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ है पाइनएप्पल उसने खा लिया था। ये अलग बात है कि वो पाइनएप्पल उसके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दुखद होती हैं। लियोपार्ड, ओस्ट्रिच, पिकॉक हमारा जैसे राष्ट्रीय पक्षी है और वो भी ख़त्म होने की कगार पे हैं। दीज कैन बी कंजर्व बाय द इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा दें, मतलब उनकी हम जगह ना छीनें या उनके खाने पीने की तरफ ध्यान रखें, उनका शिकार ना होने दें, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके क्षेत्रों में उसको ना होने दें, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम क्या लगा सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं और इनको बचा सकते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 तरह की जगह होती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
और बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल, आरक्षित जैव मंडल। इसमें क्या होता है, ये तीनों ही चीज़ जानवरों के रखरखाव के लिए, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टेड कर दिए जाते हैं ये क्षेत्र, और इसमें ह्यूमन की गतिविधियों को रोक दिया जाता है। ठीक है, मतलब मान लो किसी जगह पर, किसी जंगल में ये ब्लैक बक रहता है, मान लो इसका एरिया जो है वो 1000 किलोमीटर तक है, तो 1000 किलोमीटर तक उस एरिए में जो ह्यूमन गतिविधि है, कुछ ह्यूमन गतिविधि वो अवैध घोषित कर दी जाती हैं कि आप क्या है, ये चीज़ें नहीं कर सकते, और अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो क्या कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश की जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ क्रैक्स, क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड, जो हमारी सबसे ज़्यादा ये है कि पानी के रिसोर्सेज सूख गए हैं, जहाँ पर ये दलदली भूमि हुआ करती थी। वेटलैंड होते हैं जहाँ नदियों का संगम होता है और उससे दलदली भूमि बनती है, वहाँ भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, इकोसिस्टम बनता है। लेक ख़त्म हो गई हैं, आप देखोगे तालाब ख़त्म हो चुके हैं, वो भी एक कारण है कि रिसोर्सेज, उनका जिन रिसोर्सेज पर ये पेड़ पौधे पक्षी डिपेंडेंट थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। देयर इज़ ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर इन्वायरमेंट को बैलेंस रखा जाए तो, और स्पीसीज़ को डिस्टर्ब ना किया जाए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जाए, तो शायद ये नेचुरल वर्ल्ड अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अखबार हैं, ये तो पुराने होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से भी कर सकते हो, बहुत सारे समाचारों में इस तरह की आती हैं। हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज, जो ये नेचुरल पार्क बायोस्फीयर है, ये किसी विशेष तरह के पक्षियों के लिए या विशेष तरह, जैसे अपने यहाँ गुड़गांव में सुल्तानपुर सेंचुरी है, वो माइग्रेट पक्षी आते हैं ना, जब आप सर्दियों में देखोगे तो बड़े अजीब अजीब से पक्षी हरियाणा में आ जाते हैं, तो उनका कारण यही है, ये सुल्तानपुर सेंचुरी जो गुड़गांव में है वो उन्हीं के लिए रिजर्व की हुई है। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर टू वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और बहुत सारी किलिंग के कारण बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मलेशिया में डोडो नाम का पक्षी किस तरह से ख़त्म हुआ शिकार के कारण, और उसकी वजह से अब जो वहाँ है गूलर के पेड़ भी नहीं उगते। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब सामाजिक रूप से हम पेड़ लगाएं। जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक पौधागिरी नाम की स्कीम चलाई हुई है, तो बहुत सारे प्रोग्राम केंद्र सरकारों ने और राज्य सरकारों ने चलाए हुए हमारे देश में, जिसमें से एक है सामाजिक वनीकरण, जिसमें वन महोत्सव शुड बी इनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दे आर अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द बर्ड स्पीसीज। बच्चों, आप जैसे अभी गर्मी का दिन है तो आप पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करके आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, और स्कूल के बच्चों को भी इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैनी सेंचुरीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ द बर्ड एंड एनिमल। बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज ने बर्ड और एनिमल को बचाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। देखो भाई, ये कानून बनने कब शुरू हुए? स्टॉकहोम में एक लेडी थी, स्टॉकहोम समझौते से पहले, वो तो 1974 में आया था। एक लेडीज़ जो अपने आंगन में स्पैरोज उसके बहुत आती थी, दाना डालती थी वो अपने आंगन में। धीरे धीरे उसने देखा कि स्पैरोज की संख्या बहुत घट गई है। इतनी स्पैरोज पहले आती थी, अब नहीं आती, और दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही है। तो ये बात उसने फैलाई और सारे विश्व में फैली। शुरू में उसको पागल सा करार दिया गया कि ये कोई बात नहीं है ये, लेकिन बाद में एक रिपोर्ट आई रोम ऑफ क्लब की, उसने कहा कि सच में जो चिड़िया हैं उनकी संख्या घट रही है, और चिड़िया ही नहीं बहुत सारी
पक्षियों की संख्या घट रही है। और कारण यही था कि उस समय एक डीडीटी का दवाई नाम थी जो विषुवत प्रदेशों में मलेरिया में को रोकने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए करती थी। इन मच्छरों की वजह से भी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में 2 लाख के करीब एक साल में 2-2, 3-3 लाख लोग मारे जाते थे। डीडीटी के छिड़काव से मलेरिया के मरीजों में तो कमी आ गई। अब जितनी डेथ होती थी मनुष्यों की वो नहीं होती, लेकिन उसका असर जो है वो पक्षियों पर पड़ रहा था। और पक्षी क्या होता है, पक्षी का जो अंडा होता है उसके ऊपर एक कैल्शियम की कोट होती है। जब वो डीडीटी के छिड़काव वाली कोई भी चीज़ खाती या मतलब उस इन्वायरमेंट रहती तो एक कैल्शियम की जो कोट है वो पतली पड़ जाती, और जैसे ही अंडा गिरता ज़मीन पे तो ये टूट जाता। वो कैल्शियम का जो कोट है वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाती। इस वजह से चिड़ियों की संख्या जो है लगातार घट रही थी। बाद में बहुत सारे कानून, भारत ने सबसे पहले बल्कि कानून बनाया डीडीटी के छिड़काव को लेकर, लेकिन बंद सबसे बाद में हमने किया। बहुत सारे देशों ने ये कानून बनाया कि अब डीडीटी का छिड़काव नहीं होगा। और बहुत सारी फिर हरित क्रांति आई, जैसे भारत में हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह छिड़के गए, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया, जिससे और भी पक्षियों को हानि पहुंची। इसी तरह बाज और जो इंडियन बस्टर्ड एनिमल था वो ख़त्म हुआ। तो मतलब जो मनुष्य यूज कर रहा था वो चीज़ों से, उस चीज़ों से क्या ख़त्म हो रहे थे, पक्षी ख़त्म हो रहे थे। तो इस तरह कानून भी बनाए, लेकिन मनुष्य कानून तभी तक बनाता जो आदमी के लिए ठीक हो। आदमी जब तक ना बचे उस चीज़ से तब तक वो कानून नहीं बनाता। और इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक आर इलीगल। भारत ने भी कानून बनाए जिसके तहत ये बहुत सारे और एनिमल हैं, इनको मारना इलीगल है। एट इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो स्पाइसीज़ हैं, इनकी स्पीसीज़ वर्ल्ड लाइफ की या वनों की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ जो जानवर होते हैं उनकी एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि इन बर्ड की इतनी संख्या पहले थी, अब इतनी है, और ये वनरेबल है, और ये इंडेंजर है, और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये हर देश को भेजी जाती है, उनके देश में फिर ड्यूटी लगाई जाती है कि आप अपने जो पेड़ पौधे हैं या जानवर उनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। साइट में आप पढ़ोगे, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हो इसको, कि बहुत सारे एनिमल की ट्रेड और बर्ड्स की ट्रेड को प्रोहिबिट किया है, बैन किया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द एथनिक ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन। मतलब किसी प्लांट और एनिमल को बचाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम बचे रहें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भगवान ने चीज़ें हमें उतारी हैं, प्रकृति का हमारा हिस्सा है, जो हमारे लिए प्रकृति में बैलेंस स्थापित करती हैं, वो बची रहें। नेशनल पार्क क्या होता है मैंने बता दिया था। ये मान लो जहाँ कोई एक विशेष जानवर रहता है उसको रिजर्व कर दिया जाता है ताकि वो इकोलॉजिकल सिस्टम जो वहाँ का वो बना रहे और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बची रहे उस पार्क में रहने वाले जीव जंतुओं की। इन नेचुरल एरिया एक ऐसा प्राकृतिक एरिया डेजिग्नेट टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा एक नेचुरल एरिया होता है, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया वो होता है जो पहले से ही नेचर ने ही बनाया है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो एक या अधिक से जानवर वहाँ रहते हैं उनका अब भी जो इकोसिस्टम वो बरकरार रहे और फ्यूचर जनरेशन भी वहाँ भली तरह से फले फूले। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में है, सुल्तानपुर सेंचुरी है, भरतपुर सेंचुरी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखोगे आप 500 के करीब तो आप बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 55-56 के करीब हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ये नेट से आप सूची निकाल सकते हो।
बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड आर एरिया लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडिंग टू डेमोस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। एक ऐसा क्षेत्र जो ग्लोबल नेटवर्क के तहत जुड़ा हुआ होता है, जो डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच का रास्ता अपनाता है। मतलब डेवलपमेंट भी होती रहे, लेकिन साथ में जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो भी बची रहे। साइट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज इंडेंजर स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा in international agreement between government. It aimed to ensure the international trade in specimen of the wild animal and plant does not threaten for their survivals. Roughly 5,000 species of animal and 28,000 species of plant are protected. Bear, dolphin, cacti, coral, orchard and also are so example. जो international trade है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज विल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब ऐसी एक साइट है जो फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए बनाई गई है। और इसने कहा है कि 5,000 के करीब एनिमल और 28,000 के करीब पौधों को प्रोटेक्टेड किया जा रहा है, जिसमें बियर्स। देखो भाई ये क्या करती है, मान लो इंडिया में एक जगह भालू रहते हैं, इंडिया की सरकार को लगता है कि ये इंडेंजर है और साइट में भी लिखा जा चुका है कि ये इंडेंजर है, तो उसको लिस्ट में घोषित कर दिया जाता है और फिर साइट के द्वारा खुद प्रयास भी किए जाते हैं उस गवर्नमेंट की सहायता से कि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपका चैप्टर था, बहुत ही करंट है, आगे तक काम आएगी चीज़ें, ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।